तो एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। तो हमारी जो RVNL एग्ज़ाम JEE NEN की तैयारी चल रही है उसमें हमने मैट्रिक्स और रिलेशन फंक्शन ट्राइग्नोमेट्री कवर कर लिया है मैथमेटिक्स क्लास 12th का। और आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम डिटर्मिनेंट कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पे ऑल का बटन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो कंप्लीट टू एंड देखना, अगर बीच बीच में स्किप करके देखोगे तो यार आधी नॉलेज मिलेगी और आधी नॉलेज से एग्ज़ाम पास नहीं किया जाता। ठीक है, तो ठीक है वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट को हम डेल से या फिर डी ई से डिनोट करते हैं, डी टी से। तो आपने अगर मैट्रिक्स का लेक्चर देखा तो मैट्रिक्स में हम कैसा बॉक्स बनाते थे? इस तरह का। डिटर्मिनेंट में हम मैग्नीट्यूड टाइप का बॉक्स बनाएंगे। सेम मैट्रिक्स जैसा फॉर्मेट है। अब आपको सोल्व कैसे करना है डिटर्मिनेंट को, जैसे इसीलिए मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया है, स्टार्टिंग एग्जांपल से की है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 को 2 से और 4 को -1 से। तो 2 दूनी 4 और ये +4 इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। इस तरह इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इसका x² हो जाएगा। और इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x² -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x² -1, तो इधर माइनस का x² और प्लस का x² कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या? प्लस का 1। तो ये डिटरमिनेंट सोल्व करने का तरीका है। और डिटरमिनेंट कुछ ऐसा दिखता है। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउ। अब आपके सामने मैं लाया हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो 6 होती है लेकिन आपके RVNL एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठी और पाँचवीं और छठी जो है थोड़ी लॉन्ग आती हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की रिमाइंस अनचेंज, वो चेंज नहीं होगी जब उसके रो और कॉलम जो होंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएं। अगर रो और कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो सेम ही होगी चेंज होने के बाद भी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है इफ़ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर 2 रो और 2 कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं डिटर्मिनेंट के तो साइन जो होगा डिटर्मिनेंट का वो चेंज हो जाएगा, माइनस का del1। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि इफ़ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर एक जैसे मिल जाते हैं आपको तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के, यानी कि जब अगर हर एक एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम का आपके डिटर्मिनेंट से एक रो है या पर्टिकुलर एक कॉलम है तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी डिटर्मिनेंट की वो भी आपकी के से मल्टीप्लाई होगी। तो ये 4 प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना। हो सकता है इन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाए MCQs की फॉर्म में बन के। तो प्रॉपर्टी तो मैंने समझा दिया, अब मैं आपको इनके एक एक एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी जिसका एग्जांपल है प्रॉपर्टी 1 का, देखो डेल से डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को, डिटरमिनेंट के इस फॉर्मेट में दिखता है। अब डिटरमिनेंट हम एक्सपेंड करने वाले हैं यानी कि सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट रो को सॉल्व करेंगे। तो देखो डिटरमिनेंट अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे 2 है, इस 2 को छोड़ के ये आपकी रो गई, ये आपका कॉलम गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अपन ने बाहर ले लिया, इतना पोर्शन अपन ने बाहर निकाल के रख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली क्या हो गया? 5 4 20, ये जो 0 से अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और 5 4 20 तो माइनस का 20 अपन को मिला। अब जो यहाँ पे वैल्यू आती है ये क्या आती है? A12 आता है इस जगह पे जो मैंने मैट्रिक्स में आपको सिखाया था A12। तो इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसीलिए माइनस मैंने बाहर लिया है। माइनस
माइनस का 3 और ठीक है, एक तो इसका कोफैक्टर का माइनस है। ठीक है, इसके बाद जब अपन डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे हैं तो उसका माइनस का साइन आएगा, माइनस का थ्री ये रो गई, ये कॉलम गया। अब आपके पास बचा क्या, 6 और 1, 4 और -7। तो अपन ने लिया 6 और 1, 4 और -7। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। जब अपन ने इसको सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इससे, और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो थर्ड जो है ये 5, ये भी आप ऐसे सोल्व कर लोगे डिटर्मिनेंट। ये रो गई, ये कॉलम गया, ये बचे आपके पास एलिमेंट 6 1 0 5। तो सोल्व करने के बाद जो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी -28। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अपन ने क्या करा, नॉर्मल डिटरमिनेंट अभी सोल्व किया है बस, -28 अपने पास वैल्यू आई है। अब अपन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। वो कैसे, सबसे पहले डिटरमिनेंट की दोनों की वैल्यू देख लो। प्रॉपर्टी में अपन ने कहा है कि रो और कॉलम को अपन इंटरचेंज करेंगे। तो पहली रो को देखो, उसको अपन ने क्या करा, पहला कॉलम बना दिया। सेकंड रो को देखो, उसको अपन ने सेकंड कॉलम बना दिया। और थर्ड रो को देखो, अपन ने थर्ड रो का कॉलम बना दिया। अपन ने इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम को। अब इसके बाद जब आप इस वाले डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे, उसका अपन डिटरमिनेंट 1 नाम दे देते हैं। सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही सोल्व करना है जो अपन ने ऊपर सोल्व किया। इसकी फाइनल वैल्यू आएगी -21। तो अपन ने पहली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वो चेंज नहीं होगी, रिमाइंस अनचेंज। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी 2 की। इसमें देखो अपने पास डिटरमिनेंट है। जब आप डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करोगे, पुराना वाला एग्जांपल लिया है, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी, -28। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अपन ने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रो और कॉलम, दो रो या फिर दो कॉलम अगर अपन चेंज कर दें तो अपना जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जब अपन ने फर्स्ट टाइम सोल्व किया बिना चेंज किए तो अपने पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है -28। अब जब अपन ने क्या करा, R2 रो यानी कि रो ये रहा 602, इसको अपन ने क्या कर दिया, और R3 रो को अपन ने इंटरचेंज कर दिया। इस रो को इस रो से, R2 को R3 से अपन ने इंटरचेंज कर दिया। तो ये देखो R3 रो अपन ने उठा के R2 की जगह पे रख दी और R2 उठा के अपन ने R3 की जगह पे रख दी। अब नॉर्मल डिटर्मिनेंट सोल्व किया तो अपने पास फाइनल वैल्यू आई 28। ठीक है, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता है, आप खुद से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं केवल आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या थी कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज हो जाए तो उसके बाद फाइनल डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव के इक्वल आएगी। तो देखो अपने पास सिंपल जो डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू थी -28। अब सोल्व करने के बाद अपने पास आ रही +28। तो ये होगी अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अपनी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी अपनी यूँ कह रही थी कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल मिल जाए यानी कि एक जैसे मिल जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे देखो आपकी जो सेकंड रो है, फर्स्ट जो रो है वो आपकी थर्ड रो से मैच कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही, मैच कर रही है। ठीक है ना, ये देख लो। अब अगर आप चाहो फर्दर सोल्व करना कि यार हम तो सोल्व करके प्रूव करके देखना चाहेंगे, तो आप फर्स्ट रो को एक्सपांड कर दो, फाइनल डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। R1 और R3 आर आइडेंटिकल, तो इसीलिए बिना सोल्व किए डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू आप चाहो तो 0 लगा सकते हो। तो ये आपकी होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अब जो फाइनल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने क्या देखा था कि किसी भी अगर एक रो में या फिर एक कॉलम, रो या कॉलम कुछ भी ले लो, रो ही लेंगे फ़िलहाल अपन, क्योंकि फिर अगर अपन कॉलम लेते तो उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इतना करने की जगह पे आप सीधे रो लो। अगर किसी भी रो को एक पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो पूरा डिटर्मिनेंट सोल्व होगा उसकी
पूरे डिटर्मिनेंट को भी आपको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे, ये देखो पहली रो जो है इसमें से हमने 6 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आंसर क्या है 17, 3 और 6। अब ये जो 6 अपन ने निकाला इसको अपन के कांस्टेंट मान सकते हैं, 6 इक्वल टू के। तो ये 6 अपन ने बाहर ले लिया, ये 6 पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये अपनी चौथी प्रॉपर्टी है। अब एक बार अपन सारी प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते हैं। जो जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, देखो पहली प्रॉपर्टी अपन ने देख ली, अपन ने डिटरमिनेंट सोल्व करके देख लिया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं हुई, 28 थी और 28 की 28 ही रही। जब अपन ने रो और कॉलम अपन पे आपस में इंटरचेंज कर दिया है, जब अपन ने दो रो R2 और R3 अपन ने आप इंटरचेंज की थी उनकी पोजीशन, तो अपने पास वैल्यू नेगेटिव में आई थी डिटरमिनेंट की। जब अपन ने दो रो को डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल बताया था और डिटरमिनेंट सोल्व करने के बाद अपन को उसकी वैल्यू 0 मिली थी। इसी तरह जो फोर्थ वाली जो था, अपन ने क्या करा था, अपन ने के कांस्टेंट 6 बाहर निकाल लिया था, उसके बाद अपन ने पूरा जो डिटरमिनेंट था उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये अपनी प्रॉपर्टी हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं और इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब आता है आपका डिटरमिनेंट में अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप याद रख लेना, होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है जिसकी वर्टिसेस क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। तो फॉर्मूला बनाने का सही तरीका बताऊं, अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर y है, ब्रैकेट के बाहर x है। अब आपको रखना कैसे, स्टार्ट करना है 1 से, 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करना है 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करना है 3 1 2। तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। अभी आप सोल्व करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसी आ जाएगी हाफ, और जो आपके जो वर्टिसेस है जो उनकी जो वैल्यू होगी वो आप डिटरमिनेंट में रख के सोल्व कर सकते हो। इसका भी अभी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। कुछ टर्म होती है माइनर और कोफैक्टर, हम पहले इसको भी देख लेते हैं। देखो माइनर का मैंने एक एग्जांपल लिया है, माइनर आप कैसे निकाल सकते हो। ये छोटा सा डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। इसमें से देखो माइनस कैसे छाटोगे, I11 आपके पास क्या है, I11 की वैल्यू है 1, I12 की वैल्यू है -2, I21 की वैल्यू है 4 और I22 की वैल्यू आपके पास 3। अब आप इसका माइनर जब निकालोगे तो क्या करोगे, I11 को जब आप नोटिस करोगे तो आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बचा, 3। तो ये आपकी माइनर कहलाएगी। फिर जब आप I2 नोटिस करोगे, ठीक है, जब आप I2 नोटिस करोगे तो ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दोगे तो आपके पास बचा क्या, 4। तो 4 आपकी वैल्यू I2 की कहलाएगी। इसी तरह I21 की तरह आप जब 4 को नोटिस करोगे तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे, आपके पास बचेगा -2। जब आप I22 को कंसीडर करोगे तो आप 4 और -2 को छोड़ दोगे, आप 1 को कंसीडर करोगे। तो ये आपके होते हैं माइनर्स। अब इसी से मैं रिलेट करके आपको कोफैक्टर बता देता हूँ। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है, जो आपकी जो वैल्यू है A11 पे, उस पर जो भी वैल्यू रखी है आप कैसे पढ़ते हो उसको, A11। अब 1 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल रहा है इवन नंबर। अगर इवन नंबर आपको मिलता है तो उसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा, और जब आप A12 को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओड नंबर। ओड नंबर पे नेगेटिव साइन आता है। इस तरह से अपन कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो A11 क्या है, इवन नंबर है तो इसलिए अपने पास प्लस का 3 है, और A12 क्या है अपने पास, ओड नंबर है तो इसीलिए माइनस का साइन है। और A21 जो है यहाँ पे भी जब -2 था तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का 2 हो गया,
और A22 अपने पास वैसे पॉजिटिव था, तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। अब एक फॉर्मूला और देख लो आप, एडजॉइंट ऑफ ए और इन्वर्स, वो कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होता है, आपको मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज कर दो तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। इन्वर्स होता है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता है, एडजॉइंट सोल्व करना मैं अभी दिखा दूंगा। तो अपन अब सीधे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और एरिया ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन बताई थी, उस पर क्वेश्चन लिया। ये देखो अपने पास वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो जब अपन ने फॉर्मूले में देखा था x1 x2 और x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, इस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट की गई है। x1 की वैल्यू आप देख लो, x1 की वैल्यू ये रही, x2 की वैल्यू है देखो, x1 की वैल्यू ये रही, तो y1 की वैल्यू ये रही आपके पास, x2 और y2 की वैल्यू आपके पास ये रही, x3 और y3 की वैल्यू आपके पास ये रही। तो इसके बाद ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला याद रखना, सीधे से वैल्यू पुट करी, उसके बाद सोल्व करा तो अपने पास ये डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल आ रहा है वो आ रहा है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इसके पास आप क्या करोगे, A11 फाइंड करोगे। A11 आपने फाइंड किया, यानी कि आपको इसके माइनर्स फाइंड कर लेने हैं, और माइनर्स फाइंड करने के बाद आप उनका कोफैक्टर भी लगा दो। तो आपने माइनर फाइंड किया, आपको 4 1 और 3 और 2 मिल गया था, ठीक है। अब आपने क्या करा था, इसका कोफैक्टर निकाल लिया, तो आपके पास जो वैल्यू आई थी A12, उस पर अपन ने माइनस का साइन लगा दिया, और A21 पे अपन ने माइनस का साइन लगा दिया, यानी कि -1 और -3। तो अपने पास नॉर्मल मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स का मैंने क्या करा, ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि रो को मैंने कॉलम बना दिया और इस रो को मैंने ये वाला कॉलम बना दिया। तो ये होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन्वर्स का मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ए इन्वर्स पे निकाल रखा है मैंने। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड ए इन्वर्स और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन ने सॉल्व करी, 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 1 वैल्यू आ रही है अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ ए अपन कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स के सबसे पहले आप माइनर्स निकाल लो, फिर उन माइनस का आप कोफैक्टर बना लो। तो मैंने सबसे पहले माइनस निकाल लिया, फिर माइनस का मैंने कोफैक्टर बना लिया। अब उसके बाद मैंने इसको मैट्रिक्स में पुट किया और उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ये देखो मेरे पास ट्रांसपोज करने के बाद ये वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। यानी कि अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए पी आ गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए पी आ गया। अब सीधे सीधे मैं वैल्यू पुट करूँगा, ए इन्वर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन ने ये सोल्व कर रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपन ने सोल्व करा था, अपने पास 1 वैल्यू मिली थी। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास एज इट इज़ यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस तरह से अपन ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। अब आपके पास आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है। एमसीक्यू बनेगा, उसमें आपको कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंसी पूछ लेगा। तो ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब कहलाएगा, जब उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे एक सॉल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट आपका कब कहलाएगा, जब एक सिस्टम जो होगा आपका इनकंसिस्टेंट तब कहलाएगा जब उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया है, वो आप देख लो। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2,
A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। तो ये जो ABC है ये क्या आपके कांस्टेंट है, ये आपके वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट एक्स वाई जेड है आपके। ठीक है, ये वेरिएबल अपन ने मैट्रिक्स के आपको वेरिएबल मिल जाएंगे और एक्स वाई जेड जो आपके कांस्टेंट है इसको मैंने कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया। और जो आपको इधर यानी कि राइट साइड में जो आपको ये आप हाँ ये जो D1 D2 D3 जो आपको लिखे हुए मिलेंगे इसको मैंने बी मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया। तो जब अपन सॉल्व करेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी तो अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसके अपन को सॉल्यूशन मिल जाएंगे एक्स वाई जेड की फॉर्म में। अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके निकलता है। तो ए इनवर्स मैंने आपको निकालना सिखा दिया और बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना मैंने मैट्रिक्स के लेक्चर में आपको सिखा दिया था। अब देखो, आपको एक चीज़ चेक करनी है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट इनकंसिस्टेंट कब होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करेगा। अगर आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स आपने सॉल्व करी, आपने एक मैट्रिक्स सॉल्व करी और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन को ज़ीरो मिल गई, तो यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और वहाँ पे आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब आप और दूसरा तरीका ये होता है, सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो और उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तब तो आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, और अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन होती हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इस सिस्टम को सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो सिस्टम मैंने बताया आपको कैसे, 2 3 5 और 2 ये आपके वेरिएबल है, ये मैंने मैट्रिक्स में डाल दिए। एक्स वाई आपके कांस्टेंट है, ये मैंने इधर निकाल दिया। आपकी बी मैट्रिक्स ये मिल गई 1 और 7। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू बी, यानी कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अपन को ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। अपन ने डिटर्मिनेंट सोल्व किया तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा आपका 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, यानी कि 4 माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 11। तो आपका डिटर्मिनेंट देखो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि आपका सिस्टम जो है वो सिंगुलर नहीं है, यानी कि कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो एक क्या है, आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अब अपन इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, अपन ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स मैंने एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना सिखाया था, तो एडजॉइंट ऑफ ए से मैंने ये मैट्रिक्स निकाल ली। डिटर्मिनेंट अपन ने सोल्व कर लिया -1। तो ए इनवर्स क्या होता है आपका, ए इनवर्स इंटू एक्स होता है आपका ए इनवर्स इंटू बी। बी मैट्रिक्स 1 7 थी, मैंने इसका प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट निकालने के बाद मैंने इसको -11 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या मिला 3 और -1। हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई और हमने सिस्टम में चेक कर लिया कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाता है RVNL एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और मैट्रिक्स मैंने आगे कवर कर रखी है और ट्राइग्नोमेट्री कवर कर रखी है, रिलेशन फंक्शन मैंने कवर कर रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और जो आगे मैक्सिमम मिनिमम होगा उनका एक कंबाइंड लेक्चर ले दूंगा, तो आपकी फ़र्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक के जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए वो जाके फटाफट देख लो, और 15 अप्रैल तो बहुत दूर है, उसके पहले मैं आपकी मैथ कवर करवा दूंगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल का बटन बेल आइकन का दबा दो ताकि आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपका टेक्निकल का पोर्शन वहाँ से कवर होगा। इसरो का पेपर लिया है मैंने 2019 का इसरो का पेपर लिया है इलेक्ट्रीशियन वाला, तो उसके मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया शुरू के 40 क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट आज और कल में अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको भी देख लो। और जीके भी अवेलेबल है, एक बार चैनल पूरा विज़िट करके देखो, अपने पास काफ़ी कुछ अवेलेबल है RVNL एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो, तो और क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।